हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन एक बार फिर क्लास 10th के लिए, कक्षा 10वीं के लिए राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जो पाठ है, जो ये राम वृक्ष बेनीपुरी इस पाठ के लेखक हैं बाल गोविंद भगत। और इस शीर्षक में मैंने प्रथम भाग में बताया था बाल गोविंद भगत के बारे में, उनके रूप रंग के बारे में, लेखक के बारे में। चलिए हम लोग दूसरे भाग में पाठ का प्रारंभ करते हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। अपने खेत में यानी वो गृहस्थी वाले थे, ऊपर से साधु जैसा रहते थे, कबीर को मानते थे, कबीर के परम भक्त थे, लेकिन वो गृहस्थी वाले थे, खेती बाड़ी से जुड़े हुए थे और खेतों में अपना काम कर रहे थे। तो पूरा शरीर जो है कीचड़ में लिथड़ा हुआ है और अपने खेतों में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। पंक्तिबद्ध यानी लाइन से एक एक करके। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। यानी उनका जो स्वर है, जब वो खेतों में काम कर रहे हैं, जब वो रोपनी कर रहे हैं, रोपनी का कार्य कर रहे हैं, तो वो गुनगुना रहे हैं, कुछ कुछ गीत गा रहे हैं। और वो जो गीत है, मानो ऐसा लग रहा है वो स्वर्ग की ओर, ऊपर की ओर जा रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। उनका जो स्वर है, उनका जो मधुर आवाज है, जो गीत है, वह कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसा लगता है मानो स्वर्ग की ओर, और कुछ ऐसा लगता है मानो जो ग्रामीण यानी गांव में जो लोग हैं उनके कानों में जा रहे हैं। ठीक है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, पेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वह गुनगुनाने लगती है, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। जब वो अपना गाना प्रारंभ करते हैं, जब वो गीत प्रारंभ करते हैं, जब वो गाने लगते हैं, तो ऐसा लगता है मानो पूरा ग्रामीण जो है, पूरा गांव के जो लोग हैं, वो लय से लय मिलाते हुए वो सभी गाने लगते हैं और उनमें एक उत्साह सी आ जाती है। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, भादो महीना का जो अंधेरी यानी भादो महीने में जो वो अंधेरी आधी रात होती है। अधरतिया का अर्थ होता है आधी रात, अंधेर भरी, चारों तरफ अंधेरा रहता है। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, तेज वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प पे आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादुरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। यानी बाल गोविंद भगत का जब भादों के महीना में भी जब वो गीत गाते थे, तो उनका गीत जो है कभी रुकता नहीं था, चाहे वो झिल्ली की झनकार हो या दादुर जो एक जीव होता है, जो जब बारिश होती है तो वो टर टर आवाज करती है, तो वो जो है उनके गीत के सामने वो लोग कुछ नहीं थे। फिर भी उनका संगीत का जादू जो है सभी पर बढ़ चढ़कर बोल रहा था। उनकी खजड़ी डिबक डिबक बज रही है और वो गा रहे हैं। खजड़ी एक प्रकार से जो तबला जैसा ढोलक जो छोटा जैसा होता था, जो अपने हाथों में लेकर रहते थे और उसी को वो बजाते थे और गाते रहते थे। क्या गाते थे? गोदी में पियुआ चमक उठे सखिया, गोदी में पियुआ चमक उठे सखिया। ठीक है। चिहुक उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। वो सोचते हैं कि ऐसा नहीं है, इस संसार के लोग सभी हैं एक साथ, एक सर्वत्र रूप से सभी एक ही छत के नीचे रहते हैं और ऐसा नहीं है कि कोई अकेला है, सभी एक साथ है। ठीक है। उसी भरे बादलों वाले भादों की रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता से सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग रहा है। यानी जो मुसाफिर है, जो मुसाफिर यानी जो सफर करने वाले होते हैं, वो भी मानो ऐसा लगता है कि ये कबीर जैसी जो वाणी है बाल गोविंद भगत का, इनका संगीत का जादू जो है वो सब पर बढ़ चढ़कर बोल रहा है। सभी उत्साह रूप से इनके संगीत के जादू को सुन रहे हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। कार्तिक का महीना आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की जो प्रभातियां हैं, प्रभातियां का अर्थ होता है सुबह सुबह गाया जाने वाला गीत। प्रभात का अर्थ होता है सुबह सवेरा, और उसमें जोड़ देते हैं गीत।
सुबह सुबह गाया जाने वाला गीत को कहते हैं प्रभातिया, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही, फागुन के महीने में वह सुबह सुबह उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। सुबह सुबह उठ जाते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था। सवेरे उठना और सवेरे स्नान करना, और वो भी गांव से कुछ मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखड़े के ऊंचे भिंडे पर, पोखड़े यानी कुआं के, यानी जो तालाब जैसा बना हुआ था, उसके ऊंचे भिंडे पर, उसके ऊंचे किनारे पर बैठकर अपनी खजरी लेकर जहां बैठते और अपने गाने टेरने लगते, गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर भी थी। यानी उस समय जब माघ का महीना था, वो शीतलहरी का मौसम होता है, शीतलहरी का दिन होता है, और वो ठंड में भी, दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखड़े पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। अभी आसमान के तारों के दीपक यानी जो तारे हैं, आसमान में जो रात्रि समय में तारे चमकते हैं, वो डूबे भी नहीं थे, उनका अस्त भी नहीं हुआ था, अभी सवेरा भी अच्छी प्रकार से नहीं हुआ था। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी ललिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण, सारा एनवायरमेंट अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह करके काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आ जाते कि उत्तेजित हो उठते थे, मालूम होता है आप खड़े हो जाएंगे। खाते खाते, यानी जैसे होता है हम लोग बोलते बोलते कोई भी बात को हम लोग लगातार बोलते हैं, कोई भी टॉपिक को लेकर, शीर्षक को लेकर, तो बोलते बोलते उस लय में, उस रिदम में हम लोग आ जाते हैं। उसी प्रकार ऐसा लगता था मानो वो खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती, कमली यानी कंबल जो ढक के रखते थे। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जो मेहनत है, जब तक चमक ही पड़ते। यानी कितनों भी रात हो जाए, अंधेरा हो जाए, लेकिन बाल गोविंद भगत का संगीत का जो जादू है, वो बढ़ चढ़कर ही बोल रहा था। ठीक है, तो फिलहाल आप लोगों के लिए इस वीडियो में इतना है।